बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और यहाँ मेरी फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 13 जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की, उसके बाद फिर वेक्टर ऑपरेशंस हैं कुछ, और उसके बाद लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है, और फिर हमारे दो थ्योरम्स हैं यहाँ पर। और ये बात याद रहे कि ये जो कोर्स का ये वाला हिस्सा हम चल रहे हैं लेकर, ये पीपीएससी फिज़िक्स की तैयारी के लिए है, सीएसएस के एमसीक्यूज़ के लिए और पीएमएस के एमसीक्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें अब होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। तो जनरली जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इट रेफर्स टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसी तरह से जो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है, ये फॉर्म करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस मैट्रिसेस। तीसरे नंबर पर हम कहते हैं कि दे आर द रियल प्रोजेक्शंस ऑफ अ यूनिट वेक्टर। फिर हम नंबर 4 पर हम ये बोलते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस आर एनालॉगस एक्सटेंशंस ऑफ द यूजुअल नोशन ऑफ स्लोप टू द हायर डायमेंशंस। यानी मैंने 4 चीज़ों का जिक्र किया है। नंबर 1 मैंने जिक्र किया कि ये कोसाइन एंगल्स हैं। नंबर 2 पे मैंने जिक्र किया है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस मैट्रिसेस जो हैं ये हमारे पास होती हैं, बनाए जा सकती हैं इससे। नंबर 3 पर मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये प्रोजेक्शंस हैं, तो ये प्रोजेक्शंस हैं। नंबर 4 पर मैंने बताया कि ये हायर डायमेंशन के लिए स्लोप के मीनिंग के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। स्लोप आमतौर पर आप 2 डायमेंशनल में सिस्टम में लेते हो, लेकिन जब आप 3 डायमेंशन में स्लोप को अंडरस्टैंड करोगे फिर हम डायरेक्शन कोसाइंस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जाती हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इंसान को कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी है मेजरमेंट्स के लिए। सबसे पहले ज़्यादातर हम नंबर लाइन यूज़ किया करते थे, जिसमें ये 0 है, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। लेकिन जल्द ही फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, एक्स वाई जेड इसके मेंबर होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आर, थीटा और जेड है। और तीसरा जनरल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो स्फेरिकल है, इसमें आर, थीटा और फाई है। फिर एक और सिस्टम हमने बनाया था जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, वो 2 डायमेंशनल है, उसके अंदर फाई और थीटा हम जो है वो यूज़ करते हैं। इनकी बाकी डिटेल्स होगी वो हमारी जूम क्लास के अंदर होगी। वेक्टर ऑपरेशंस के अंदर हम सबसे पहले जिक्र करेंगे ग्रेडियंट का। इट इज ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन। फाई एक स्केलर फंक्शन है, और आप ये बात याद रख लें कि जब भी आपने किसी स्केलर फंक्शन में इंक्रीज को चेक करना है ना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आपको ग्रेडियंट यूज करना पड़ेगा। ग्रेडियंट जो है ये वेक्टर है, डेल इज अ वेक्टर ऑपरेटर, लिहाजा जो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन का जो आउटकम होगा ना वो वेक्टर होगा। और ग्रेडियंट का मतलब चेंजिंग से लिया जा रहा है। नंबर 2 में हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। एक स्केलर फील्ड था यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर फील्ड आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है स्प्रेड करना, किसी ओरिजिन से वेक्टर फील्ड निकल रहा है, स्प्रेड करता जा रहा है, तो उसे हम स्प्रेडिंग कहते हैं। और इट लीड्स अस टू दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ v प्लस करली रो बाय करली टी है। रो क्या है, दैट इज द डेंसिटी। और अगर जब हम फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल ले लेते हैं जिसमें रो आपको कांस्टेंट मिलता है, तो ये चीज़ 0 हो जाती है, तो फिर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड 0 को अप्रोच करता है। तो इसका आउटकम क्या था प्यारे बच्चों, वेक्टर। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड का जो आउटकम होगा वो स्केलर होगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2 मशहूर एग्जाम्पल्स हैं इसकी, जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है कि अ टीनेजर बिकम्स एन एडल्ट। ये किस चीज़ का, क्या ये ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन है, क्या ये डाइवर्जेंस का है, या ये कर्ल ऑफ अ वेक्टर की एग्जाम्पल है। तो ये डाइवर्जेंस है कि टीनेजर स्प्रेड करके तो एडल्ट्स के सूरत में आ गया है, दैट इज़ डाइवर्जेंस। माउंटेन टॉप के ऊपर वहाँ डाइवर्जेंस क्या है, जाहिर है माउंटेन टॉप पे डॉट टर्म वो ख़त्म हो जाती है, माउंटेन उसके आगे कुछ भी नहीं है, लिहाजा वहाँ डाइवर्जेंस को आप 0 कंसिडर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास कर्ल ऑफ द वेक्टर है।
कर्ल का मतलब होता है स्विर्ल अराउंड, यानी रोटेशन में आ जाना। याद रखें जहां भी ये क्रॉस साइन आएगा तो क्रॉस का मतलब हम रोटेशन लेते हैं, क्रॉस मींस रोटेशन। तो यहां स्विर्ल अराउंड में जब भी आएगा तो हमें कर्ल लेना पड़ेगा। फिर जहां तक ताल्लुक है लैप्लेसियन ऑपरेटर का, तो लैप्लेसियन ऑपरेटर के लिए आप डेल स्क्वायर लेते हैं, और जब हम ए लिखेंगे या कोई और वेक्टर फंक्शन लिखेंगे इसके साथ, तो ये चीज़ जो है ये स्केलर है। डेल स्क्वायर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ये ज़ीरो होगा तो ये लैप्लेसियन इक्वेशन कहलाएगी। और अगर आप इसे डेल स्क्वायर ए को अगर आप माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट लेते हैं तो ये आपके पास पॉइसन इक्वेशन बन जाती है। तो ये आपके पास लैप्लेसियन इक्वेशन है, ये आपके पास पॉइसन इक्वेशन है। तब हम चलते हैं अब हम लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल की तरफ। लाइन इंटीग्रल का मतलब ये होगा कि जी आप इसको पाथ इंटीग्रल का नाम भी देते हैं, यानी अगर आपके पास ये एक कर्व है, कर्व के ऊपर ये लाइन एलिमेंट लिया है और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है पूरी कर्व के अलोंग, तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब यह है कि v डॉट डी एल, इसको v cos थीटा डी एल के नाम से, के एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास है सरफेस। ये एक लाइन जब सरफेस का रूप धारेगी तो उसकी दो डायमेंशंस बनती हैं। तब हमें यूज़ करना होता है सरफेस इंटीग्रल को। यहाँ डबल इंटीग्रल आ जाएगा, यानी मैं इसको अगर सरफेस की जगह अगर मैं इस तरह भी शो कर देता तो ये डबल इंटीग्रल सरफेस का इंटीग्रल कहलाता है। और अगर हम इसे 3 कर दें तो फिर 3 इंटीग्रल कर दें तो फिर ये वॉल्यूम का इंटीग्रल बन जाएगा। यानी वॉल्यूम का इंटीग्रल एक छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम की तरफ कैलकुलेशन की तरफ आएगा। सरफेस इंटीग्रल एक छोटे एरिया से बड़ी सरफेस की तरफ को कैलकुलेशन होगी तो वहाँ सरफेस इंटीग्रल आएगा। इसी तरह लाइन इंटीग्रल मैंने बताया। ज़्यादातर ये भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर कितना होता है, 0 हमेशा। ये फॉर्मूला है, इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। और ये कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट वो भी 0 होता है। फिर हमारे पास है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये आपको फंक्शन देता है वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल की तरफ। और गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में भी हमें स्प्रेडिंग ही देखनी होती है। स्टोक्स थ्योरम का जहां तक ताल्लुक है ये कर्ल ऑफ द वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल है, और ये लाइन इंटीग्रल के अंदर आपको चेंज करके दे रहा है। ये कर रहा है वॉल्यूम को सरफेस में, और ये कर रहा है सरफेस को लाइन इंटीग्रल के अंदर जो है ना वो चेंज करके दे रहा है। फिर ये बात याद रहे कि स्टोक्स थ्योरम का एक और नाम है कर्ल थ्योरम। इसी तरह ग्रीन थ्योरम इसका स्पेशल केस है। और जो स्टोक्स थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के अंदर का जो इनसाइट है उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन होती है। तो ये इनसाइट इनटू अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर भी हम स्टोक्स थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद चूंकि ये सरफेस से रिलेटेड है, लिहाजा हम कहते हैं कि स्टोक्स थ्योरम 2 डायमेंशनल सिस्टम को ओबे कर रहा है, यहाँ पर कर सकता है। ये था हमारा पार्ट नंबर 13। इसके बाद आपकी खिदमत में पार्ट नंबर 14 में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को उसके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और यहाँ मेरी फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 13 जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की, उसके बाद फिर वेक्टर ऑपरेशंस हैं कुछ, और उसके बाद लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है, और फिर हमारे 2 थ्योरम्स हैं यहाँ पर। और ये बात याद रहे कि ये जो कोर्स का ये वाला हिस्सा हम चल रहे हैं लेकर, ये पीपीएससी फिज़िक्स की तैयारी के लिए है, सीएसएस के एमसीक्यूज़ के लिए और पीएमएस के एमसीक्यूज़ के लिए, ये सारी चीज़ें अब होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। तो जनरली जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इट रेफर्स टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसी तरह से जो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है ये फॉर्म करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस मैट्रिसेस। तीसरे नंबर पर हम कहते हैं कि दे आर द रियल प्रोजेक्शंस ऑफ अ यूनिट वेक्टर। फिर हम नंबर 4 पर हम ये बोलते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस आर एनालॉगस एक्सटेंशंस
of the usual notion of slope to the higher dimensions। यानी मैंने 4 चीज़ों का जिक्र किया है। नंबर 1 मैंने जिक्र किया कि ये कोसाइन एंगल्स हैं। नंबर 2 पे मैंने जिक्र किया है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस मैट्रिसेस जो हैं ये हमारे पास होती हैं, बनाए जा सकती हैं इससे। नंबर 3 पर मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये प्रोजेक्शंस हैं, तो ये प्रोजेक्शंस हैं। नंबर 4 पर मैंने बताया कि ये हायर डायमेंशन के लिए स्लोप के मीनिंग के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। स्लोप आमतौर पर आप 2 डायमेंशनल में सिस्टम में लेते हो, लेकिन जब आप 3 डायमेंशनल में स्लोप को अंडरस्टैंड करोगे फिर हम डायरेक्शन कोसाइंस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो इंसान को कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी है मेजरमेंट्स के लिए। सबसे पहले ज़्यादातर हम नंबर लाइन यूज़ किया करते थे, जिसमें ये 0 है, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। लेकिन जल्द ही फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, एक्स वाई जेड इसके मेंबर होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आर, थीटा और जेड है। और तीसरा जनरल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो स्फेरिकल है, इसमें आर, थीटा और फाई है। फिर एक और सिस्टम हमने बनाया था जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, वो 2 डायमेंशनल है, उसके अंदर फाई और थीटा हम जो है वो यूज़ करते हैं। इनकी बाकी डिटेल्स होगी वो हमारी जूम क्लास के अंदर होगी। वेक्टर ऑपरेशंस के अंदर हम सबसे पहले जिक्र करेंगे ग्रेडियंट का। इट इज ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन। फाई एक स्केलर फंक्शन है, और आप ये बात याद रख लें कि जब भी आपने किसी स्केलर फंक्शन में इंक्रीज को चेक करना है ना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आपको ग्रेडियंट यूज करना पड़ेगा। ग्रेडियंट जो है ये वेक्टर है, डेल इज अ वेक्टर ऑपरेटर, लिहाजा जो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन का जो आउटकम होगा ना वो वेक्टर होगा। और ग्रेडियंट का मतलब चेंजिंग से लिया जा रहा है। नंबर 2 में हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। एक स्केलर फील्ड था यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर फील्ड आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है स्प्रेड करना, किसी ओरिजिन से वेक्टर फील्ड निकल रहा है, स्प्रेड करता जा रहा है, तो उसे हम स्प्रेडिंग कहते हैं। और इट लीड्स अस टू दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ v प्लस करली रो बाय करली टी है। रो क्या है, दैट इज द डेंसिटी। और अगर जब हम फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल ले लेते हैं जिसमें रो आपको कांस्टेंट मिलता है तो ये चीज़ 0 हो जाती है, तो फिर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड 0 को अप्रोच करता है। तो इसका आउटकम क्या था प्यारे बच्चों, वेक्टर। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड का जो आउटकम होगा वो स्केलर होगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2 मशहूर एग्जाम्पल्स हैं इसकी जो ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि अ टीनेजर बिकम्स एन एडल्ट। ये किस चीज़ का, क्या ये ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन है, क्या ये डाइवर्जेंस का है, या ये कर्ल ऑफ अ वेक्टर का की एग्जाम्पल है। तो ये डाइवर्जेंस है कि टीनेजर स्प्रेड करके तो एडल्ट्स के सूरत में आ गया है, दैट इज़ डाइवर्जेंस। माउंटेन टॉप के ऊपर वहाँ डाइवर्जेंस क्या है, जाहिर है माउंटेन टॉप पे डॉट टर्म वो ख़त्म हो जाती है, माउंटेन उसके आगे कुछ भी नहीं है, लिहाजा वहाँ डाइवर्जेंस को आप 0 कंसिडर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास कर्ल ऑफ द वेक्टर है। कर्ल का मतलब होता है स्विर्ल अराउंड, यानी रोटेशन में आ जाना। याद रखें जहाँ भी ये क्रॉस साइन आएगा तो क्रॉस का मतलब हम रोटेशन लेते हैं, क्रॉस मीन्स रोटेशन। तो यहाँ स्विर्ल अराउंड में जब भी आएगा तो हमें कर्ल लेना पड़ेगा। फिर जहां तक ताल्लुक है लैप्लेसियन ऑपरेटर का, तो लैप्लेसियन ऑपरेटर के लिए आप डेल स्क्वायर लेते हैं, और जब हम ए लिखेंगे या कोई और वेक्टर फंक्शन लिखेंगे इसके साथ, तो ये चीज़ जो है ये स्केलर है। डेल स्क्वायर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ये 0 होगा तो ये लैप्लेसियन इक्वेशन कहलाएगी। और अगर आप इसे डेल स्क्वायर ए को अगर आप माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट लेते हैं तो ये आपके पास पॉइसन इक्वेशन बन जाती है। तो ये आपके पास लैप्लेसियन इक्वेशन है, ये आपके पास पॉइसन इक्वेशन है।
तब हम चलते हैं अब हम लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल की तरफ। लाइन इंटीग्रल का मतलब ये होगा कि जी आप इसको पाथ इंटीग्रल का नाम भी देते हैं, यानी अगर आपके पास ये एक कर्व है, कर्व के ऊपर ये लाइन एलिमेंट लिया है और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है पूरी कर्व के अलोंग, तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब यह है कि v डॉट डी एल, इसको v cos थीटा डी एल के नाम से, एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास है सरफेस। ये एक लाइन जब सरफेस का रूप धारेगी तो उसकी दो डायमेंशंस बनती हैं, तब हमें यूज़ करना होता है सरफेस इंटीग्रल को। यहाँ डबल इंटीग्रल आ जाएगा, यानी मैं इसको अगर सरफेस की जगह अगर मैं इस तरह भी शो कर देता तो ये डबल इंटीग्रल सरफेस का इंटीग्रल कहलाता है। और अगर हम इसे 3 कर दें तो फिर 3 इंटीग्रल कर दें तो फिर ये वॉल्यूम का इंटीग्रल बन जाएगा। यानी वॉल्यूम का इंटीग्रल एक छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम की तरफ कैलकुलेशन की तरफ आएगा। सरफेस इंटीग्रल एक छोटे एरिया से बड़ी सरफेस की तरफ को कैलकुलेशन होगी तो वहाँ सरफेस इंटीग्रल आएगा। इसी तरह लाइन इंटीग्रल मैंने बताया। ज़्यादातर ये भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर कितना होता है, 0 हमेशा। ये फॉर्मूला है, इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। और ये कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट वो भी 0 होता है। फिर हमारे पास है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये आपको फंक्शन देता है वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल की तरफ। और गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में भी हमें स्प्रेडिंग ही देखनी होती है। स्टोक्स थ्योरम का जहां तक ताल्लुक है ये कर्ल ऑफ द वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल है और ये लाइन इंटीग्रल के अंदर आपको चेंज करके दे रहा है। ये कर रहा है वॉल्यूम को सरफेस में और ये कर रहा है सरफेस को लाइन इंटीग्रल के अंदर जो है ना वो चेंज करके दे रहा है। फिर ये बात याद रहे कि स्टोक्स थ्योरम का एक और नाम है कर्ल थ्योरम। इसी तरह ग्रीन थ्योरम इसका स्पेशल केस है। और जो स्टोक्स थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं किसी सरफेस के ऊपर तो सरफेस के अंदर का जो इनसाइट है उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन होती है। तो ये इनसाइट इनटू अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर भी हम स्टोक्स थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद चूंकि ये सरफेस से रिलेटेड है लिहाजा हम कहते हैं कि स्टोक्स थ्योरम 2 डायमेंशनल सिस्टम को ओबे कर रहा है, यहाँ पर कर सकता है। ये था हमारा पार्ट नंबर 13। इसके बाद आपकी खिदमत में पार्ट नंबर 14 में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को उसके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।